हेलो दोस्तों। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे पेंटोप्राजोल के बारे में, जो कि एक एसिडिटी का दवा है। और भी बहुत सारे केसेस में इस दवा का उपयोग हम करते हैं, तो इस वीडियो में हम इसके बारे में पूरा सही तरह से जानकारी लेंगे। तो इस वीडियो में हम शुरू करेंगे पहले काउजेज़ के बारे में, मतलब एसिडिटी होती क्यों है, उसके यूजेस क्या हैं, मतलब इंडिकेशंस क्या क्या हैं, पेंटोप्राजोल का डोजेस क्या क्या है, और लास्ट में हम बात करेंगे उसके साइड इफ़ेक्ट्स एंड कौन कौन से ब्रांड्स हैं जो कि पेंटोप्राजोल को बनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं काउजेज़ से। हर दिन हमारे पेट में एसिड का सेक्रेशन होते रहता है, क्योंकि ये एसिड हमें मदद करता है भोजन के पाचन क्रिया में। लेकिन कुछ केसेस में जब एसिड ज़्यादा सेक्रेट होने लगता है पेट में, तो इसके कारण से चेस्ट में दर्द सा महसूस होने लगता है, या फिर पेट में जलन सी महसूस होने लगती है, और इसी को हम एसिडिटी भी बोलते हैं। अगर किसी को भी स्टोमक में एसिड ज़्यादा होने लगता है, या फिर जो है चेस्ट पेन होने लगता है, तो उस सिचुएशन में होता क्या है कि कोई भी पेशेंट अनकंफर्टेबल महसूस करने लगते हैं। और उनके इसी तकलीफ़ को दूर करने के लिए कुछ टैबलेट्स हैं जो कि रिकमेंड किए जाते हैं, जैसे कि ओमेप्राजोल, पेंटोप्राजोल, इसमोप्राजोल को रिकमेंड किया जाता है। ये सभी जो टैबलेट्स हैं वो प्रोटीन पंप इनहिबिटर में से आते हैं। और प्रोटीन पंप इनहिबिटर को छोड़ के कुछ ऐसे भी टैबलेट्स हैं जो कि H2 एंटागोनिस्ट होते हैं, जैसे कि फामोटिडीन या फिर रेनिटिन हो जाता है। अब हम बात कर लेते हैं पेंटोप्राजोल के इंडिकेशंस या यूजेस के बारे में, कि हम कहाँ किस किस केस में पेंटोप्राजोल को पेशेंट को रिकमेंड कर सकते हैं। जैसे कि अगर पेशेंट में एसिडिटी या फिर हार्ट बर्निंग सिचुएशन होने लगे, तो उस केस में हम पेंटोप्राजोल पेशेंट को दे सकते हैं। या फिर गैस्ट्रो इसोफेगियल रिफ्लक्स होने लगे, मतलब ये कि बहुत एसिड इंक्रीज हो जाए और वो गले या चेस्ट तक पहुंचने लगे, तो उस केस में हम पेंटोप्राजोल पेशेंट को रिकमेंड कर सकते हैं। या फिर जब इरोसिव इसोफेगाइटिस का सिचुएशन हो जाए, मतलब ये कि अगर जब गले के पार्ट में छाले पड़ जाएं, तो उस केस में भी हम पेंटोप्राजोल देते हैं। या फिर NASID, मतलब जब ज़्यादा कोई पेन किलर खा लेता है, तो उसके कारण होता क्या है कि अल्सर हो जाता है, तो इस केस में उस अल्सर से छुटकारा पाने के लिए हम पेंटोप्राजोल देते हैं। नेक्स्ट वन, जेस के लिए भी हम पेंटोप्राजोल रिकमेंड करते हैं, मतलब जॉलिंग इलीसन सिंड्रोम। इसमें होता क्या है कि पैनक्रियाज में दिक्कत हो जाने के कारण एसिड का लेवल बहुत ही हाई हो जाता है। या फिर किसी भी पेशेंट को गैस्ट्रिक या डिओडोनल अल्सर हो जाता है, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन में अल्सर हो जाता है, तो उस केस में पेंटोप्राजोल हम पेशेंट को रिकमेंड कर सकते हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं इसके डोजेज़ की। अक्सर एसिडिटी की समस्या तो बच्चों में नहीं देखी जाती है, तो एडल्ट की हम बात करते हैं। अगर कोई पेशेंट एडल्ट है, तो उनको 20 mg का टैबलेट 2 बार दिन में, एक दिन में दिया जाना चाहिए, वो भी खाली पेट। या फिर 40 mg का टैबलेट हम उनको रिकमेंड कर सकते हैं, वो भी एक बार दिन में और खाली पेट। लेकिन अगर किसी को भी गैस्ट्रोओसोफेरेंजियल रिफ्लेक्स हो गया, तो उस केस में पेशेंट को करना क्या होता है कि 1 से 2 महीने तक ये पेंटोप्राजोल का सेवन करना पड़ता है, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। देखिए, एक बात समझने वाली है, हर किसी को साइड इफ़ेक्ट हो यह कोई ज़रूरी नहीं है। किसी भी पार्टिकुलर मॉलिक्यूल से किसी को अगर इन्फेक्शन है, तो उनको साइड इफ़ेक्ट्स हो सकता है। हेडेक हो सकता है, फिगर 1 में आप देख रहे होंगे, डिजीनेस हो सकता है, चक्कर आने लग सकता है, या फिर डायरिया का प्रॉब्लम नॉर्मली देखा जाता है, या फिर स्किन पे रैशेस या फिर इचिंग का प्रॉब्लम हो सकता है। अब हम बात कर लेते हैं कुछ ब्रांड्स के नेम के बारे में जो कि पेंटोप्राजोल बनाते हैं, और उनके कुछ स्ट्रेंथ कि मतलब किस किस पावर में पेंटोप्राजोल मार्केट में उपलब्ध है। जैसे ये पैन नाम से भी आता है, पेनकोटिड नाम से भी आता है, पेंटाकूल के नाम से भी आता है, पैन 40 के नाम से आता है, और पैन डी के नाम से भी आता है। और भी बहुत सारे नाम हैं, बट इनमें से कुछ नाम हम अभी जान लिए। पेंटोप्राजोल इंजेक्शन के फॉर्म में भी उपलब्ध होता है, और ओरल टैबलेट के फॉर्म में भी उपलब्ध होता है। जैसे कि ये 10 mg के टैबलेट के फॉर्म में भी आता है, 20 mg के फॉर्म में भी आता है, और 40 mg के फॉर्म में भी पेंटोप्राजोल मार्केट में उपलब्ध है। वीडियो के अंत में आपको कुछ खास बातें बता देना चाहता हूँ कि अगर किसी भी पेशेंट को
अगर किसी भी पेशेंट को रेगुलर एसिडिटी की दवाई लेने की आदत हो गई है, मतलब अगर वो इसको रेगुलर लेते हैं, तो उनको ये चीज़ नहीं लेना चाहिए। नहीं तो ऑटोमेटिकली जो स्टोमिक एसिड सेक्रेट करता है उसमें प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो उससे होता क्या है कि पेशेंट में विटामिन B12 की डिफिशियंसी हो सकती है, उन्हें टाइफाइड हो सकता है या फिर डायरिया हो सकता है। तो इसके लिए हम कुछ बात करेंगे जो कि सलाह है एक तरह से, जो कि किसी भी पेशेंट को लेना चाहिए। जैसे उनको जंक फूड एकदम ही अवॉइड करना चाहिए, मतलब स्पाइसी फूड एकदम नहीं खाना चाहिए। अगर उनको किसी नशे की लत है तो वो छोड़ देना चाहिए। उन्हें योगा करना चाहिए, स्ट्रेस में ज़िंदगी नहीं गुजारनी चाहिए और बेहतर ढंग से खाना पीना खाना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो।